Hi guys, so let's come to the third part of solving the UGC previous year question paper of June 2022. So this time the first question that we'll be taking up is related to management. We have to arrange the time spent in administration in the increasing order by the following personnel. देखिए सबसे अगर हम अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे जो हमारा एवरेज टाइम जो स्पेंड होता है सबसे कम वो होता है फोरमैन का, क्योंकि वो सबसे नीचे की पोस्ट पे होता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जितना और ऊपर की पोस्ट के लोगों से कम हो रहता है। तो फोरमैन हो गया, तो आंसर ऑलरेडी आपको पता चल गया, ए है इसका आंसर। लेकिन अभी हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फोरमैन के बाद सबसे ज्यादा जो उसके बाद जो टाइम देता है वर्क्स मैनेजर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो हमारा अथॉरिटी होती है उससे ऊपर होता है। उसके ऊपर आपका जनरल मैनेजर होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर प्रेसिडेंट होगा, और सबसे ऊपर होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following common difficulties are faced in making decisions and implementing? So whenever you are making a decision और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सॉरी अगर कोई भी डिस्टर्बेंस पीछे से हो रहा है, मेरे घर में थोड़ा काम हो रहा है तो उससे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आपके पास नॉन एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होगी तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है। अनसपोर्टिंग एनवायरनमेंट होगा तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इजी एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट है तो इसका मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसीजन ले सकते हो। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, और इनकरेक्ट टाइमिंग है तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसका आंसर है जिसमें सी ऑप्शन ना हो, तो ये है इसका सी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि easy acceptance by subordinates is a good way of making a decision and quick way of making a decision. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द सब्सिडीज ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई आपको पता होना चाहिए, आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, और आरबीआई का एक्ट आप पूछ लिया जाता है 1934 में। ये सेंट्रल बैंक है जो कि सारे बैंक्स ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो जितने भी सारा जो भी काम होता है वो मुंबई से होता है आरबीआई का। आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं, जो कि इसमें दो दे रखी हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DIGCGC, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। एक ये है, और दूसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड है आपका BR, ये वाला हो गया। थर्ड है आपका REBIT। जो REBIT है वो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ है IFTAS इफ्टास, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और फिफ्थ है RBIH, जो कि है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये 5 है। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 ही दे रखे हैं और ऑप्शन डी और ई होना चाहिए, इसलिए इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसका आंसर डी है। तो आपके पास 5 सब्सिडरीज हो गई, DICGC ये मुद्रान वाली, REBIT ये इनोवेशन हब, और आपका इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इस पे एक वीडियो बनाऊंगी और उसके बारे में डिटेल में 5 सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। Next question, if the firms are competitive in profit maximizing, the demand curve for labor is determined by which one of the following? अगर आप किसी भी इकोनॉमी में मार्केट में कंपटीशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात कर रहे हैं तो जो डिमांड कर्व होगा इट विल ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के इकोनॉमिक्स में 2 अप्रोचेस होते हैं, एक होता है MR एंड MC अप्रोच, और एक होता है TR एंड TC अप्रोच। तो MR MC अप्रोच ये कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब MR इक्वल्स टू MC होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक बेकरी है शॉप, वो हर अपने एक पेस्ट्री को 20 रुपीज का बेचती है, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू मिलता है 20 रुपीज का, और उसकी जो कॉस्ट लगती है पर उसके लेबर की वो लगती है ₹10 पर आवर। तो इस हिसाब से जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई पर हाफ पेस्ट्री पर आवर। तो
ये तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा, जब इसका जो एमआर जो होगा, जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो उसकी कॉस्ट से इक्वल होगा। जहां ये बैलेंस नहीं होगा, डिसइक्विलिब्रियम में होगा, वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगा, लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, वहां वो बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कॉम्पिटिटिव की बात की जाती है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देखा जाता है थ्रू एमआरएमसी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि किंग्ड रेवेन्यू कर्व है ओलिगोपोली का, क्योंकि किंग्ड रहता है, इसे किंग डिमांड कर्व कहते हैं। तो ए का थर्ड हो गया। ठीक है, सेकेंड इज, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज ए। इनफाइनेटली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व प्रॉफिट कंपटीशन में होता है, बी। रिलेटिवली लेस इलास्टिक कर्व मोनोपोली में, वाई? बिकॉज आपका एक ही सेलर होता है, और हाई इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, बी, ए, सी। ए का थर्ड हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का वन। सी का वन नहीं है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता, इलास्टिक रहता है। अगर आप बात करो तो मोनोपोली में लेस इलास्टिक रहेगा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, ए, सी। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसके बारे में देखूंगी थोड़ा, बट मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपर्टीज, इसका आंसर ये होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये आपको याद करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस एंड एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 28 है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। और 34 है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर है ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो और आएगी, तो उसमें और सारे एमसीक्यूज करेंगे। बाय।